मेरी पैदाइश कैसे हुई? जब बात क्रिएशन की आती है, जब तख्लीक की आती है, कायनात में अल्लाह ने बताया कि इर्तिका है, एवोल्यूशन है, इंसान भी इवॉल्व हो रहा है लगातार, तो एवोल्यूशन है, इर्तिका का प्रोसेस है, जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। लेकिन कायनात में क्रिएशन भी है, क्रिएशन भी है और एवोल्यूशन भी है। एवोल्यूशन का कुरान इनकार नहीं करता। इंसान में भी एवोल्यूशन है, लेकिन इसकी शुरुआत क्रिएशन से हुई। और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम सबको जोड़े बनाया कि मिट्टी इससे मुराद अर्थ के या ज़मीन के एलिमेंट से। लेकिन मिट्टी की मुख्तलिफ फॉर्म्स कुरान ने बयान की हैं, यही पैदाइश के सिलसिले में। या कुरान ने कहा कि एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया। खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदा, एक नफ्स वाहिद से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया। अब यहाँ तक रिप्रोडक्शन नहीं है, वह बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उसके बाद उन दोनों से फिर बहुत इंसान मर्द औरत फैलाती है। क्या मैं प्लान्ड पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न। मेरी पैदाइश रैंडम। कायनात के इल्म की बात यह है कि एक इंसान के जिसमें वो छोटे छोटी सी ईंटें कह लें, सबसे छोटी ईंट बिल्डिंग की होती है, उसे सेल कहते हैं। इंसान के जिसमें 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, एक अच्छे हेल्दी इंसान के जिस्म के अंदर। बहुत एग्जैक्ट तादाद नहीं है ये, उसे गिना ही नहीं जा सकता, वो इतनी बड़ी तादाद है। उसके ऊपर मुख्तलिफ गिनतियां आती हैं, उसमें से ये एक है कि 100 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1000 खरब। 1000 खरब सेल होते हैं इंसान के जिस्म, एक हेल्दी बड़े के। उसमें से हर सेल उन 1000 खरब में से, उनमें से जो हर सेल है वो उसके अंदर 200 ट्रिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। वो जर्रा जो बना रहे थे, एक जर्रा जो वजूद में ला रहे थे, हर इंसान के जिस्म के अंदर इतने सेल हैं, और हर ईंट के अंदर 340 खरब प्रोटीन वो जर्रे हैं, मॉलिक्यूल्स हर ईंट के अंदर, हर सेल में। अब ये गिन तो सकेंगे ही नहीं पूरे इंसान की बॉडी में कितने हो गए उसे। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं 340 खरब, ये प्रोटीन लाइफ का सबसे, जिंदगी का सबसे छोटा, सबसे इनिशियल, सबसे इब्तिदाई पार्ट है। लाइफ नहीं है, सबसे छोटा जर्रा जिसमें जिंदगी मुमकिन है, सबसे एसेंशियल, सबसे जरूरी, वो प्रोटीन कहलाता है। इतने हैं बॉडी में प्रोटीन के जर्रे, इससे जिंदगी चलती है। जिंदगी कैसे होती है तो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये मादी चीज है प्रोटीन। एक प्रोटीन खुद से वजूद में आ जाए, ये आज तक इस कायनात के अंदर डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी कि इसमें चीजें खुद नेचुरली, फितरी तौर पर अपने आप को सिलेक्ट करके जुड़ती रहती हैं। उस नेचुरल सिलेक्शन से होता है सब कुछ, किया किसी ने नहीं है। ये नेचुरल सिलेक्शन से हो गया, फितरी तौर पर एक दूसरे को सिलेक्ट करके बनती चली गई हैं, ये कायनात बनती चली गई। इस नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो एक जर्रा जो है, उसके बड़े तजुर्बात कर लिए कि वो एक जर्रा नेचुरल सिलेक्शन से वजूद में नहीं आ रहा है, प्रोटीन का, जिससे जिंदगी फिर शुरू होती है। वो प्रोटीन जो है पहला ला, ये जो प्रोटीन का जर्रा है, इसकी पोजीशन ये है जिस्म के अंदर, जो इतनी बड़ी तादाद में है। एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये तरह तरह के होते हैं, देखिए ऐसे भी होते हैं ये, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, ये इतने एटम होते हैं, ये तरह तरह से जुड़ते हैं, ये बनता है। ये भी है और ऐसा भी होता है, बड़ी लंबी चेन हो गई, वो भी प्रोटीन का एक ही मॉलिक्यूल है, ये बहुत से नहीं है, ये भी एक ही है। ये भी एक जर्रा है, और एक ही जर्रे का उसमें लातादाद वो जुड़ते चले जाएं आपस में, अमीनो एसिड्स कहते हुए जुड़ते चले जाएं, तो ये भी एक प्रोटीन का एक ही जर्रा है जिसकी शक्ल है। अब ये प्रोटीन तरह तरह के, इसके अंदर कितने ही प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो जिस्म को नुकसान पहुंचा दें और जिंदगी को खत्म कर दें, कितने ऐसे जिनसे जिंदगी पैदा हो सकती है। अब वो खुद से ऐसे वजूद में आ जाए कि वो जिंदगी को खत्म करने वाले नहीं हो, जिंदगी को पैदा करने वाले हो, ये भी जरूरी है। फिर वो ऐसे ही हो, इसमें एमिनो एसिड जो जुड़ते हैं वो कुछ राइट हैंड कहलाते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड। सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले जो है वो काम के होते हैं, ये आज तक उसको लेबोरेटरी में नहीं कर सके कि सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले कर लें। तो ये सब, ये ऐसा जर्रा खुद से प्रोटीन का बन जाए जिससे जिंदगी आगे चले।
उसके बारे में एक साइंसदान, ये जेम्स एफ कॉपेटगे, ये डायरेक्टर थे कैलिफोर्निया के अंदर प्रोबेबिलिटी इम्कानात मैथमेटिक्स का, इल्मुल हिसाब का एक शोबा, इल्म रियाजी का। प्रोबेबिलिटी, किस चीज का इम्कान कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी बायोलॉजी के अंदर चीजें जो पैदा होती है, उसकी रिसर्च के अंदर क्या किन किन बातों की कितनी प्रोबेबिलिटी, इम्कान या संभावना है, ये उसके डायरेक्टर थे। अभी 2004 में इनका इंतकाल हुआ है। इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि एक जर्रा खुद से इस कायनात में, इन सारे जितने यहां पे मैटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मौजूद हैं, खुद से ही ये आपस में सेलेक्ट करके एक जर्रा खुद से वजूद में आ जाए, एक जर्रा प्रोटीन का। अभी फिर इससे एक सेल, इतने प्रोटीन के उसके अंदर एक सेल बन जाए, और फिर इंसान इतने के वो पूरे इंसान के सेल हो, वो सब बात की बात है। एक प्रोटीन का जर्रा खुद से वजूद में आ जाने का इम्कान इस कायनात के अंदर, कि वो आपस में टकरा रहे हैं मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर, वो बन जाए, इसका इम्कान है कि वो अगर होगा तो 10 एक को लिखकर उसके आगे 262 जीरो लगा दो। एक के आगे आप 5 जीरो लगाते हैं तो वो कितना होता है, 1 लाख। एक के आगे आप 7 जीरो लगाते हैं तो वो 1 करोड़ होता है। एक के आगे आप 9 जीरो लगाते हैं तो वो 1 अरब होता है। एक के आगे 1 के आगे आप 11 जीरो लगाते हैं तो 1 खरब होता है। कह रहे हैं एक के आगे 262 जीरो लगा दो। इतने सालों के अंदर शायद एक जर्रा, ये इम्कान है, ये प्रोबेबिलिटी, ये उन्होंने इल्म रियाजी से कैलकुलेट करके बताया। तो ये तो जीरो चांस है किसी के खुद से वजूद में आ जाने का, मैथमेटिक्स या इल्म रियाजी से, एक जर्रे का। अब उस एक जर्रे में क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर, वो प्रोटीन जो होता है वहां एक और गैजेट होता है, उसे डीएनए कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उससे मालूमात और इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन फिर आगे कुछ चीजें बनाती है, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात। तो ये जो डीएनए है ये आगे अगले मॉलिक्यूल बनाती है बॉडी के अंदर, अगले जर्रे बनाती है, वो इंफॉर्मेशन बनाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, वो गैजेट डीएनए, आरएनए, जिस सॉफ्टवेयर को, उसका नाम आरएनए है, उसको जो इस्तेमाल करता है, उसके लिए जरूरत है कि 75 जर्रे या 75 मॉलिक्यूल पहले से मौजूद हो, तब वो उस इंफॉर्मेशन से अगला बनेगा जर्रा। अब जब पहला ही वजूद में अभी आना है, और तो ये 75 कहां से आ गए भाई? 75 होंगे तो बनेगा एक 75, तो एक कोई बन ही नहीं सकता। ये तो वो 75 भी पहले से मौजूद थे, ये डीएनए और आरएनए भी मौजूद था, और फिर वो निजाम उसके अंदर इंफॉर्मेशन का, वो भी एक साथ सब मौजूद था। ये वही सवाल है कि मुर्गी पहले आई है अंडा। अब लगाते रहिए हिसाब, मुर्गी नहीं थी अगर तो अंडे कहां से आ गए? और अगर अंडा था कोई तो किसी मुर्गी ने दिया होगा, पहले मुर्गी रही होगी। ये तो कायनात का खालिक जानता है कि वो चीजें एक साथ थी दोनों, किस चीज को उसने कैसे वजूद बख्श दिया और ये चेन शुरू हो गई। ऐसे ही उस जर्रे मॉलिक्यूल के वजूद में आने के लिए नए जर्रे के जिस्म के अंदर पहले 75 और हो तब बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो ये 75 कहां से आ गए? ये अभी तक अपनी बॉडी के सबसे छोटे हिस्से को वो इनकी समझ में आज तक नहीं आया कि खुद से वजूद आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अगर आ जाता या कुछ निकाल लेते इम्कान, तो फिर उसके अंदर लाइफ कैसे शुरू हुई, जिंदगी कैसे शुरू हुई, ये तो फिर और बात की बात है। अभी तो खाली बेजान की बात चल रही है। तो ये तो है इनका हेड्रॉन कोलेंडर, अपने जिस्म की बात और कायनात के अंदर जर्रा बनाने की बात, और अपने जिस्म के अंदर जो जर्रात है, मॉलिक्यूल थे, उसकी बात। आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया। मेरी पैदाइश रैंडम। सुम्मा में नुत्फतिन, फिर नुत्फे से पैदा किया। ये जो लफ्ज़ नुत्फ़ा आया, हमारे यहाँ कुरान शरीफ में जो मुख्तलिफ रिप्रोडक्शन के, ख़ास तौर से मेल ऑर्गन के या इंसान में जो मर्द है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या मादे हैं, उनके जो कुरान में जिक्र आया, उसके तरह तरह के नाम इन्होंने ऐसे रख दिए, रैंडम तर्जुमे जो कर दिए हैं। मसलन कहीं ख़ास तौर से 2 अल्फाज जो आते हैं, एक स्पर्म और सीमेन, जिसे मादे मनविया कहते हैं मर्दों का, उस स्पर्म और सीमेन,
इनके तर्जुमे चाहे जो लिख देते हैं, चाहे जिस जगह इंग्लिश में भी और उर्दू में भी और हिंदी में भी, चाहे जिस जगह चाहे जो। अब जब चाहे जगह करते हैं तो कहीं कहीं तुक्के में ठीक भी है वो, लेकिन उसके कोई ग्राउंड नहीं है इनके पास। तो एग्जैक्टली ये क्यों, किसको क्या कहेंगे, इसको बहुत गौर करके मैंने इसको निकाला है कुरान के मुताबिक, उनकी क्वालिटीज और जो कुछ बताई गई डिक्शनरी मीनिंग के एतबार से। तो इसलिए इस हिस्से को मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि नुत्फ़ा है क्या एग्जैक्टली। नुत्फ़ा सीमेन नहीं है, उसका ट्रांसलेशन सीमेन कर देते हैं यानी माद्दे मनविया, वो नुत्फ़ा नहीं है। तो अब इसे देख लेना, पहले तो डिक्शनरी देख लें। ये इमाम राग़िब के डिक्शनरी से हमने लिया, नुत्फ़ा जो है कहते हैं इसके एक माने जो है उसके माने मोती भी हैं। कनाए में उसको या एलिगोरिकल लैंग्वेज में, मेटाफोरिकल लैंग्वेज के अंदर मोती के लिए भी नुत्फ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो और चंद और भी तर्जुमे हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। ये तो था नुत्फ़े का एक लफ्ज़, ये मनी कुरान में आया ना, मनी ये युमना। और अब ये इमाम राग़िब के ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा है, इसमें से मैंने कुछ हिस्सा लिया है इस लफ्ज़ के लिए कि अलमनी व तकदीर, मनी कहते हैं जो डेस्टिन्ड हो, तय हो बिल्कुल, तकदीर जिसे कह रहे हैं, लिखा हुआ बिल्कुल कानून के मुताबिक। मनी यानी एस्टिमेट, यानी अल्लाह का एस्टिमेट। युकालो ये भी कहा गया कि मनी लकल मानी आये कद्दरा लकल मुक़द्दर, के मुकर्रर करने वाले ने या मुक़द्दर बनाने वाले ने जो मुक़द्दर कर दिया तुम्हारे लिए, उसको मनी कहते हैं। ये तफसील चल रही है उनकी, ऐसी बिल्कुल अरबी के मैंने तर्जुमा यहाँ पे लिखा है। फिर कुरान की आयतों का इन आयतों के तर्जुमे दिए उन्होंने, उनका फिर इस माने के एतबार से तर्जुमे ये होंगे, अलम यकुन नुत्फ़तुम मिन मनी युमना। अब हमारे यहाँ तर्जुमा होता है क्या तुम्हें हमने एक हकीर सयाल या लिक्विड से जो बनी थी और उससे हमने तुम्हें पैदा नहीं किया। मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना, नुत्फ़े से, जबकि वो जो भी तर्जुमे, तरह तरह के तर्जुमे होते हैं इसके मुख्तलिफ अंदाज में जो किए जाते हैं। उनका इसका फिर इस लिहाज से इन्होंने कहा उसके माने ये होंगे ये तुक़द्दरु बिल इज़्ज़तिल इलाहिया, के कुदरत इलाही या अल्लाह की कुदरत के साथ कोई चीज़ मुक़द्दर अगर होती है, ये इनके माने होंगे इन आयात के। यानी बात आ रही है कि कोई चीज़ डेस्टिनी जो होनी है किसी जगह जाने के लिए, ये है, ये सेंस आ रहा है लगातार नुत्फ़े के अंदर। वमिन्हु, और इसके अंदर मनीयति वहुवल अजल मुक़द्दरुल लिल हयवान, कि हर जानदार के लिए एक मुद्दत मुकर्रर होती है, डेस्टिन्ड होती है, उसकी मुक़द्दर, उसकी डेस्टिनी होती है। ये मनी, ये इसी से एक लफ्ज़ बना है, उसके ये माने होते हैं। तो ये बड़ी तफसील से और भी लिखी है, मैंने इतना हिस्सा दिया इनका इमाम राग़िब का कि इस लफ्ज़ के माने की तफसील के अंदर। अब इससे हमें बहुत से ये मालूम होता है कि अब जो हम रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके मीनिंग निकल कर आते हैं। अब ये जो छोटे छोटे से हैं ये सारे स्पर्म्स इनका नाम है, जो इंग्लिश में कहते हैं। ये एग सेल जो है, ये स्पर्म्स एक मर्तबा में जो इखराज होता है मर्द का, उसके अंदर यूँ समझ लीजिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो एक उसके टीस्पून के बराबर उसके अंदर, और इससे कम होता है दरमियानी। तो इसके अंदर 20 से लेकर 30 करोड़ तक ये स्पर्म्स होते हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ में ये 20-30 करोड़ जो है ये भागते हैं उसको, ये सारे के सारे उस एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। अब ये जो दौड़ होती है उनके अंदर और बड़ी स्पीड से जाते हैं, ये एग की लाइफ जो होती है, एक महीने में एक दफ़ा तो रिलीज हुआ एक एग की लाइफ जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे होती है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। यानी वो माद्दे मनविया उसके अंदर ये जो है ये सब मिलाकर ये सीमेन कहलाता है, और ये स्पर्म्स उसके अंदर ये हैं, सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। अच्छा, अब ये जब एग जो है वो किसी, ये ऊपर का पिक्चर देखिए जो फिलिपियन ट्यूब से बारीक से, इसमें किसी जगह एग है। आप उस वक्त अगर स्पर्म पहुंचे हैं वहां, तो ये बड़ी तेजी से ढूंढते हैं, दोनों तरफ जाते हैं ये बच्चेदानी में से, यूट्रस में से, दोनों साइड के अंदर, कुछ इधर निकल जाते हैं, कुछ इधर निकल जाते हैं कि यहाँ कोई एग है या नहीं है। तो और तलाश शुरू होती है बड़ी तेजी के साथ में। तो ये अब इसमें जो सबसे तेज होता है और स्ट्रॉन्ग भी सबसे ज़्यादा होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, कोई एक पहुँच के
उसकी वॉल को पेनिट्रेट घुसना चाहता है अंदर। इन 20-30 करोड़ में से मुश्किल से कुछ 100 अंदर घुस जाते हैं इसके, ये एग के झिल्ली को क्रॉस करके। बाकी जो है वो टकरा के मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इतनी ताकत नहीं होती उनमें। वो कुछ 100 भी जो है वो जब उनमें से ये बाहर की झिल्ली है, इसके अंदर जो ओरिजिनल जो असली एग होता है, वो जो सबसे पहले या सबसे स्ट्रांग होता है, वो जाके पेनिट्रेट करता है, घुसता है उसके अंदर, एग के अंदर। तो घुसते ही ये इसके जो हेड है ये तो चला जाता है अंदर, टेल झड़ जाती है, दुम झड़ जाती है, ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद फिर फौरन उसके जो एग है उसका छिलका, जैसे ही ये एक फर्टिलाइज करता है तो छिलका बड़ा मोटा हो जाता है फौरन, अब कोई और घुस ही नहीं सकता। फिर वो बड़ी जल्दी बाकी सब वो मर जाते हैं जो अंदर भी घुस बाउंड्री को क्रॉस किया था, लेकिन एग में नहीं जा पा रहे। तो जो एक अगर अंदर चला गया, एग के अंदर पेनिट्रेट एक ने कर लिया है, अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ एग का इससे, स्पर्म से। तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद फौरन ही फिर दूसरा कोई नहीं घुस सकता, फौरन उसकी वो एग जो है, उसकी जो झिल्ली है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है, फिर दूसरे बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं सारे स्पर्म्स। अब इसे देखिए कितना चांस बैठता है कि इतने कुछ इधर ढूंढ गए हैं, कुछ इधर गए हैं, ये बेकार गए, जिस साइड में वो नहीं था, एग नहीं था, उसमें से भी कितने पहुंचे। वो एग किस दिन रिलीज हुआ था, जो एग रिलीज हुआ था उस दिन उसकी लाइफ 24 घंटे में बेकार हो जाएगा, अगले महीने आएगा। तो ये इसकी ढूंढ और तलाश चल रही है जिंदगी को, यानी जिंदगी अल्लाह ने ऐसी बनाई है लाइफ कि एक तलाश है, इसमें से डेस्टिन्ड, किस्मत या मुकद्दर किया हुआ जिसे हम कहते हैं, या ना एस्टिमेट अल्लाह का, उसके हिसाब से जिसे जाना होता है बस वही पहुंचता है और एक को फर्टिलाइज करता है। तो यहां पर एक डेस्टिनी और मुकर्रर किया हुआ एक टारगेट आ रहा है, वो हर एक पहुंच नहीं पाता, एक पहुंचता है। वो यहां पर कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माइन दाफिक, लिक्विड तरल पदार्थ, उछलता हुआ जेटिंग फ्लूइड। अब ये तो ठीक है, जिसे आपने समझा माद्दे मनविया, ये इस माद्दे मनविया के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, इस पूरे को मिला के सीमेन कहते हैं, इसके अंदर ये स्पर्म्स भी होते हैं। मनी युमना एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब इसके माने आ चुके हैं इमाम रागिब के पास से, एक मुकर्ररा जो मुकद्दर किया गया, यानी डेस्टिन्ड है कि अब ये एक जो है ये पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से उसकी डेस्टिनी थी और उसकी किस्मत थी। तो अल्लाह के एस्टिमेट के मुताबिक अल्लाह के इल्म में था बस।